Hello everyone. This is 8th October session of the Hindu newspaper analysis. We will discuss mainly five issues. The first issue is a rebalancing of India's great power relations. The second issue is unpacking the center's affidavit on marital rape. The third issue is on casteist provision in a prison manuals. The fourth issue is nations with mineral reserve needed for energy transition. And fifth issue is related with medical Nobel Prize 2024. So let's discuss all the issues in detail. A rebalancing of India's great power relations. What is issue? On September 21, Indian Prime Minister's participation in the sixth Quad Leaders Summit in Wilmington, US, has raised hopes of consolidating security cooperation among the four Quad maritime democracies in the Indo-Pacific. 21 सितंबर को इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने सिक्स्थ क्वाड लीडर्स समिट को पार्टिसिपेट किया था। ये समिट यूएस के अंदर विल्मिंगटन सिटी के अंदर कंडक्ट किया गया था। इस समिट के बाद ये होप रेज हो गया है कि ऑल फोर क्वाड कंट्रीज के बीच में सिक्योरिटी कोऑपरेशन को कंसोलिडेट किया जा सकता है इन फ्यूचर। But Russia is a bitter opponent of Quad. It is challenging to India to balance with Quad and Russia. रसिया क्वाड का बिटर ओपोनेंट रहा है और इंडिया के लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि इंडिया क्वाड के साथ और रसिया के साथ अपने रिलेशंस को किस तरह से बैलेंस करे। इन अर्ली सितंबर एनएसए अजित डोवाल ट्रिप टू रसिया फॉर द ब्रिक्स एनएसए मीटिंग included a high-profile personal meeting with Russia President Vladimir Putin that also needs greater analysis. सितंबर के स्टार्टिंग में ब्रिक्स एनएसए मीटिंग हुआ था और ये जो मीटिंग हुआ था ये रसिया के अंदर हुआ था। इंडिया की तरफ से इंडियन एनएसए अजित डोवाल ने रसिया ट्रिप किया था। अजित डोवाल का रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ पर्सनल मीटिंग हुआ था। ये भी इंडिया के लिए एक ग्रेटर एनालिसिस की नीड को शो करता है। बट इस इशू के अंदर हम मेनली टू पॉइंट्स के बेस पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इंडिया रोल इन रसिया यूक्रेन पीस मेकिंग प्रोसेस। पहला हम इस इशू के अंदर रसिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है इन दोनों के बीच में पीस मेकिंग प्रोसेस में इंडिया का क्या रोल हो सकता है इससे रिलेटेड पॉइंट से डिस्कस करेंगे। सेकंड, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया एज रसिया इंक्लिनेशन टुवर्ड्स चाइना। रसिया का इंक्लिनेशन चाइना की तरफ बढ़ रहा है, इसका इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडिया रोल इन रसिया यूक्रेन पीस मेकिंग प्रोसेस। इंडिया का रसिया यूक्रेन के बीच में पीस मेकिंग प्रोसेस में क्या रोल हो सकता है। During the recent historic visit of India's PM to Ukraine, India reiterated the need for sincere and practical engagement to develop innovative solutions that will support early restoration of peace. रिसेंटली इंडियन पीएम ने यूक्रेन विजिट किया था और इस विजिटिंग के बाद इंडिया ने रिट्रीट किया है कि इंडिया और रसिया और यूक्रेन के बीच इनोवेटिव सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए सिंसियर एंड प्रैक्टिकल एंगेजमेंट का नीड है सो दैट दोनों कंट्रीज के बीच में पीस को रिस्टोर किया जा सके। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ इंडियाज विलिंगनेस टू गेट इन्वॉल्व इन अ सर्च फॉर पीस इन रसिया यूक्रेन क्राइसिस। इंडिया का ये एफर्ट कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेशन करता है कि रसिया और यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पर इंडिया पीस मेकिंग एफर्ट्स में इन्वॉल्व है। What heightened expectations of a more active role of India in the mediation process? मेडिसन प्रोसेस में इंडिया मोर एक्टिव रोल प्ले कर सकता है, ऐसा वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट इस एक्सपेक्टेशन का बेसिस क्या है? वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है सो दैट इंडिया और यूक्रेन के बीच में पीस मेकिंग किया जा सके। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसेंट डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज सच एज हिज
विजिट टू यूक्रेन एंड रसिया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की तरफ से कुछ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी लास्ट कुछ मंथ के अंदर की गई है, जिससे वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया दोनों कंट्रीज के बीच में, इट मीन्स रसिया और यूक्रेन के बीच में पीस मेकिंग करने में एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। अब कौन कौन से डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की गई है? हिज विजिट टू यूक्रेन एंड रसिया। यूक्रेन एंड रसिया दोनों कंट्रीज में इंडिया ने विजिट किया है। कन्वर्सेशंस विद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। इंडिया की तरफ से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ कन्वर्सेशंस कंटिन्यू चल रहे हैं। एंगेजमेंट एट द यूएन मीटिंग इन सितंबर एंड ब्रिक्स समिट इन रसिया। सितंबर में यूएन मीटिंग जो हुआ उसके अंदर एंगेजमेंट इंडिया ने किया, एंड रसिया के अंदर ब्रिक्स समिट हुआ, उसके अंदर भी इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए। हैव ऑल heightened expectation that India may play a more active role in mediating the Russia-Ukraine conflict। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर इंडिया की तरफ से कुछ डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज की गई हैं और वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया एक मीडिएटर के तौर पर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूक्रेन विजिट ऑफ इंडियन पीएम एंड इंटेंशन ऑफ मीडिएशन। इंडियन पीएम ने यूक्रेन विजिट किया है और इंडिया का जो इंटेंशन है वो मीडिएशन करने का है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? नंबर वन, इंडिया बैलेंसिंग एक्ट। नंबर टू, इंडिया एज ए न्यूट्रल प्लेयर। नंबर थ्री, इंडिया ब्रॉडर स्टडीज टू प्ले मोर एक्टिव रोल एज ए मीडिएटर। नंबर फोर, reinforcing द लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ। इंडिया बैलेंसिंग एक्ट। The recent visit to Ukraine and Russia by Indian PM is seen by analysts as a balancing act by India। सबसे पहले इंडिया को एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, बिकॉज इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन और रसिया दोनों कंट्रीज में विजिट किया है और एनालिस्ट इसको देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से एक बैलेंसिंग एक्ट किया जा रहा है। नंबर टू, इंडिया एज ए न्यूट्रल प्लेयर। रिसेंटली एंगेजिंग विद बोथ रशिया एंड यूक्रेन, इंडिया could position itself as a neutral player in conflict. This would reinforce its image as a responsible global actor committed to peace and stability। दूसरा, इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस ये हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड को इसके थ्रू मैसेज जा सकता है कि इंडिया पीस एंड स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ग्लोबली कमिटेड है। और जिस तरह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रशिया यूक्रेन का विजिट किया गया है, तो ये इसने शो किया है कि एक न्यूट्रल प्लेयर है इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए और वर्ल्ड लेवल पर पीस एंड स्टेबिलिटी कमिट करने के लिए एक ग्लोबल एक्टर के तौर पर वर्क कर रहा है। India's broader studies to play a more active role as a mediator. This is India's historical role as a mediator in international conflict. India seeks to leverage its unique position as a country that maintains strong ties with both Moscow and Washington to play a more active mediation role। एज ए मीडिएटर एक्टिव रोल की बात की जाए तो ये इंडिया का हिस्टोरिकल रोल रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे कंट्रीज के बीच में जो क्लैश जनरेट हुए हैं वहाँ भी इंडिया ने एज ए मीडिएटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। Number four, reinforcing the leadership of the global south। India's proposal at mediation puts weight to the already ongoing efforts from global south countries in the negotiation। This push from India reinforce its prominence in the global south। रशिया यूक्रेन के बीच जो ये वॉर चल रहा है अबाउट 2 ईयर से ज़्यादा टाइम हो चुका है। ग्लोबल साउथ कंट्रीज भी चाहते हैं कि नेगोशिएशन दोनों कंट्रीज के बीच में कराया जाए और इंडिया इसके लिए आगे आया। कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंडिया को ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर इवेल्युएट किया जा सकता है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी स्टैंड ऑन द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो अभी करंट में चल रहा है इसको लेकर इंडिया का फॉरेन पॉलिसी स्टैंड क्या है? नंबर वन, इंडिया फॉलो नॉन अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। नंबर टू, फॉलो द अप्रोच ऑफ न्यूट्रलिटी एंड एब्सटेंशन। नंबर थ्री, इंडिया बैलेंस इट्स इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। Number four, India stressed on settlement through institutional mechanism। India followed a non-alignment and strategic autonomy। India's foreign policy following historical principles of non-alignment and strategic autonomy। India always wants to balance its relationship with global powers and peaceful negotiations of territorial dispute। इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी की अगर बात की जाए तो इसके कुछ हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स रहे हैं और हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स मेनली नॉन अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल के बेस पर इसकी फॉरेन पॉलिसी रही है।
ग्लोबल पावर्स के साथ इंडिया ने हमेशा बैलेंसिंग अप्रोच फॉलो किया है। और टेरिटोरियल डिस्प्यूट अगर कुछ कंट्रीज के बीच में है, पीसफुल नेगोशिएशंस को इंडिया ने हमेशा प्रायोरिटी दी है। Number 2, follow the approach of neutrality and abstention. India has avoided taking sides since onset of Russia-Ukraine war in February 2022. Western states wanted India to condemn the Russian role in the conflict. India has abstained on resolution in the UNSC and UNGA. रशिया यूक्रेन वॉर फरवरी 2022 से कंटिन्यू चल रहा है। और इंडिया रसिया की तरफ या यूक्रेन की तरफ रहे, इंडिया ने हमेशा इस तरह के इश्यूज को अवॉइड किया है। वेस्टर्न स्टेट ने बहुत कोशिश की कि इंडिया रसिया का कंडेम करे, क्योंकि रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है। और इसके लिए यूएनएस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भी इससे रिलेटेड रेजोल्यूशन इनिशिएट किया था वेस्टर्न कंट्रीज ने, बट इंडिया ने इसको एब्सटेन किया। इट मीन्स इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर किसी कंट्री का फेवर नहीं किया और न ही किसी कंट्री को कंडेम किया। Number 3, India balance its economic and strategic interests. India has continued to import discounted Russian oil, prioritizing its energy security amid rising global prices. इंडिया ने हमेशा अपने इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बैलेंस किया है। रशियन ऑयल पर बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन इम्पोज किया, उसके बाद भी इंडिया ने अपने एनर्जी सिक्योरिटी एंड अदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने रशियन ऑयल को इंपोर्ट करना कंटिन्यू रखा। बट इंडिया has sought to reduce its dependence on Russian military supplies, recognizing the need for diversification in defense equipment procurement. इंडिया का डिपेंडेंसी रशियन मिलिट्री सप्लाईज पर बहुत ज़्यादा था, बट इंडिया ने इसको रिड्यूस करना चाहे और इंडिया ने कहीं ना कहीं इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करने का कोशिश किया। Number 4, India stressed on settlement through institutional mechanism. India has always advocated respect for the United Nations Charter and peaceful settlement of dispute through institutions such as UN. इंडिया ने हमेशा किसी भी प्रॉब्लम के सेटलमेंट के लिए यूनाइटेड नेशंस का रिस्पेक्ट किया है। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो भी पीसफुल सेटलमेंट प्रोसेस है उसको रिस्पेक्ट करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को सेटल करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं। व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ पीस इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट? रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अगर पीस मेकिंग हो जाता है तो इससे क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं? नंबर 1, एडवांटेज फॉर रशिया। रशिया के लिए क्या एडवांटेज हो सकता है? यूरोपियन कंट्रीज के लिए क्या एडवांटेज हो सकता है? यूनाइटेड स्टेट्स के लिए क्या एडवांटेज हो सकते हैं? इंडिया के लिए क्या एडवांटेज हो सकते हैं? एडवांटेज फॉर रशिया, एंगेजमेंट इन नेगोशिएशंस थ्रू अ न्यूट्रल मीडिएटर सच एज इंडिया could offer an honorable exit from this ongoing conflict war without surrender to western pressure. रशिया के लिए, रशिया के ऊपर प्रेशर है कि वो सरेंडर करे, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से प्रेशर है। इंडिया अगर इनिशिएट करता है पीस मेकिंग के लिए तो ऑनरेबल एग्जिट अगर रशिया करता है इस वॉर से तो उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर की वजह से इसको सरेंडर करना पड़ सकता है। नंबर 4, यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज के लिए रशिया यूक्रेन वॉर पीस मेकिंग का क्या इफेक्ट पड़ सकता है? द पीस वुड हेल्प इन इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शंस एंड एलिविएट द चैलेंजेस ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड प्रोवाइड ब्रीथिंग रूम फॉर यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स। क्योंकि यूरोप रशिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था वॉर से पहले। इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन में यूरोप को कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकती है। और यूरोपियन कंट्री जो एनर्जी शॉर्टेज चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं इसको हेल्प मिल सकती है। यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स के लिए ब्रीथिंग रूम प्रोवाइड इसकी वजह से मिल सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं? पीस इन रशिया यूक्रेन क्राइसिस अलाउ यूएस टू फोकस ऑन अदर प्रेसिंग फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस सच एज वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। रशिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यू अभी ऑनगोइंग है, तो इसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस जो अमेरिका के सामने है, यूएस के सामने, वो उन पर फोकस नहीं कर पा रहा है, बिकॉज इसका जो अभी फोकस है वो रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ है। अगर रशिया यूक्रेन वॉर स्टॉप हो जाता है तो यूएस को ये चांस मिल जाएगा कि वो अपना फॉरेन पॉलिसी चैलेंज को डाइवर्ट करके
वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिकल चैलेंज को एड्रेस करने में अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। इंडिया के लिए क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं? इंडिया सक्सेस एज ए मीडिएटर विल ब्रॉड इंडिया विजन एज ए विश्वमित्र, a country that contribute to global economic and technological advancement and play a central role in maintaining international peace and security। रशिया यूक्रेन वॉर अगर स्टॉप हो जाता है तो इंडिया को इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंडिया का जो थॉट है विश्वामित्र, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक गुड मैसेज जाएगा कि इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए कमिटेड है। व्हाट शुड बी वे फॉरवर्ड? रियलिस्टिक असेसमेंट, लर्निंग फ्रॉम इफेक्टिव मीडिएशंस। Indian foreign policy need to make a realistic assessment whether Ukraine and its Western partners want India to get actively engaged as a mediator in the peace process। इंडिया को सबसे पहले देखना होगा कि जिस तरह से इंडिया पीस मेकिंग प्रोसेस इनिशिएट करना चाहता है रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में, क्या यूक्रेन के जो वेस्टर्न पार्टनर हैं क्या वो ऐसा चाहते हैं कि इंडिया एज ए मीडिएटर वर्क करे? Number two, learning from effective mediations. India needs to define its own principle for a ceasefire and lasting peace. India should drive learning from effective mediations like the Black Sea Grain Initiative and the Russian prisoners exchanges। इंडिया जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में एज ए मेडिसन इनिशिएटिव लेना चाहता है, इंडिया को चाहिए कि जो पास्ट इसके मेडिसन प्रोसेस रहे हैं क्या वो इफेक्टिव रहे हैं। इससे पहले इंडिया ने ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के लिए भी मेडिसन किया था एंड रिसेंट प्रिजनर एक्सचेंज के लिए भी यहाँ पर मेडिसन किया था, क्या वो इफेक्टिव रहे हैं या नहीं, इसके लिए इंडिया को थोड़ा सा एफर्ट करना होगा और नेक्स्ट टाइम जो भी मेडिसन प्रोसेस फॉलो करना है उसके अकॉर्डिंग इसको करना चाहिए। रशिया इंक्लेशन टूवर्ड्स चाइना, रशिया का जो इंक्लेशन है वो चाइना की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया को क्वेड के साथ रशिया के साथ किस तरह से अपने आप को बैलेंस बना के रखना है, ये एक चैलेंजिंग है बिकॉज इंडिया क्वेड का पार्टनर है और रशिया क्वेड का ओपोनेंट है। The Russian invasion of Ukraine in 2022 has brought about a major shift in the world order. Not only did it bring about a stronger transatlantic alignment with Russia, but it also pushed Russia closer to China। 2022 फरवरी मंथ में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, जिसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर मेजर शिफ्ट देखने को मिला है। सबसे बड़ा शिफ्ट जो हमने देखा है वो ट्रांस एटलांटिक रीजन्स रशिया के साथ अलाइनमेंट हुआ है और रशिया कहीं ना कहीं चाइना के क्लोज गया है, क्योंकि रशिया हमारा हिस्टोरिकल ट्रेडिंग पार्टनर रहा है इंडिया का और चाइना हमारा ओपोनेंट कंट्री रहा है। रशिया का चाइना की तरफ इंक्लिनेशन होना इंडिया के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्टेड हो सकता है। Deepening Sino-Russian relationship has become a subject of discussion in India as well। The concern is that India's most trusted partner now possibly share an indispensable friendship with India's primary opposition country China, which has instigated debate around the reliability of Russia as a security partner। साइनो और रशियन रिलेशनशिप जो डीप हो रहे हैं ये इंडिया के लिए एक डिस्कशन का सब्जेक्ट बन चुके हैं बिकॉज रशिया हमारे ट्रस्टेड पार्टनर रहा है और चाइना के साथ इसका इंडिस्पेंसेबल फ्रेंडशिप, चाइना जो कि हमारा ओपोजिशन कंट्री है, ये रशिया की रिलायबिलिटी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन रेज करता है। रशिया बिकम अ जूनियर पार्टनर ऑफ चाइना? क्या रशिया चाइना का एक जूनियर पार्टनर बन चुका है? रशिया एंड चाइना हैव अ जॉइंट ऑब्जेक्टिव टू रिफॉर्म द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर लीड बाय यूएस। रशिया और चाइना यूएस के द्वारा जो वर्ल्ड ऑर्डर लीड किया जा रहा है और करंट में वर्ल्ड के अंदर जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर है, रशिया और चाइना दोनों कंट्रीज का जो ऑब्जेक्टिव है वो इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रिफॉर्म करना है। बोथ कंट्री ट्राई टू प्रोमोट डी-डॉलराइजेशन एंड अल्टरनेटिव पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। रशिया और चाइना दोनों कंट्री चाहते हैं कि डी-डॉलराइजेशन वर्ल्ड के अंदर होना चाहिए, अल्टरनेटिव पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम होना चाहिए बिकॉज वर्ल्ड का ज़्यादातर जो पेमेंट सिस्टम है वो डॉलर में होता है और दोनों कंट्री चाहते हैं कि डी-डॉलराइजेशन होना चाहिए। Even as the two settled more than 90% of their bilateral trade in local currency in 2023, रशिया और चाइना दोनों कंट्रीज ने लास्ट ईयर ओवरऑल ट्रेड का 90% जो ट्रेड किया है वो लोकल करेंसीज में किया है दोनों कंट्रीज ने।
Russia's isolation from the Western-dominated global financial system make China as an alternative. This essentially uh, leaves Russia as China's mercy to set the pace for reforms. बिकॉज रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया पर कुछ सैंक्शंस इम्पोज किए हैं और कुछ फाइनेंशियल सिस्टम्स को ब्लॉक किया है वेस्टर्न कंट्रीज ने। अल्टरनेटिव के तौर पर रसिया ने चाइना की तरफ देखा है और रसिया प्रेजेंट में चाइना की मर्जी पर डिपेंड है। रसिया's isolation and a limited resource render it completely dependent on China to pull it out of its misery. वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रसिया का जिस तरह से आइसोलेशन किया है और जिस तरह से रिसोर्सेज को लिमिट किया है, इसने रसिया को चाइना की तरफ पुल किया है। बोथ कंट्रीज आर अगेंस्ट द यूएस लीड फाइनेंशियल ऑर्डर। रसिया और चाइना दोनों कंट्रीज हैं जो कि यूएस लीड फाइनेंशियल ऑर्डर के अगेंस्ट हैं। रशिया एंड चाइना बोथ कंट्रीज हैव अ शेयर्ड ग्रीवेंस अगेंस्ट द ड्यूअल हेजेमोनी ऑफ डॉलर एंड द स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम सेंट्रल टू द करंट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। करंट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के जो सेंटर हैं ड्यूअल हेजेमोनी ऑफ डॉलर एंड स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम, दोनों से रिलेटेड रसिया और चाइना कुछ ग्रीवेंस रखते हैं। बहुत है परपिचुअल टेंशन विद द यूएस लीड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ द वेस्ट। रसिया और चाइना दोनों कंट्रीज यूएस लीड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ वेस्ट, दोनों कंट्रीज का यूएस के साथ टेंशन है। फॉलोइंग रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन 2022, द यूएस एंड इट्स एलीज फ्रोज क्लोज टू $300 बिलियन ऑफ रशियाज फॉरेक्स रिजर्व हेल्ड ओवरसीज। रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है। इसके बाद यूएस और उसके कुछ वेस्टर्न एलिज कंट्री ने रसिया के फॉरेक्स रिजर्व अबाउट $300 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व को फ्रोज कर दिया है। हाउ बायलैटरल ट्रेड बिटवीन रसिया एंड चाइना ग्रो इन रिसेंट ईयर। रिसेंट ईयर में दोनों कंट्रीज का बायलैटरल ट्रेड किस तरह से ग्रो हुआ है। फर्स्ट, चाइना रसिया ट्रेड अपीयर्स सिमेट्रिक ओवर द ईयर्स। इन 2023 export to China made up for around 30.4% of Russia's total export. Russia accounted for only 3% of China's total export. रसिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट जो होता है उस एक्सपोर्ट का 30.4% एक्सपोर्ट रसिया अब चाइना के साथ कर रहा है, जबकि चाइना ओनली 3% रसिया के साथ एक्सपोर्ट कर रहा है। While import from China account for 36% of Russia's total import in 2023, China's import from Russia amounted to -5% total import. रसिया की अगर इम्पोर्ट की बात की जाए तो ओवरऑल इम्पोर्ट का अबाउट 36% इम्पोर्ट रसिया से कर रहा है, जबकि चाइना का जो इम्पोर्ट है रसिया से वो -5% का इम्पोर्ट है। सेकेंडली, मोर देन 70% ऑफ रसियाज एक्सपोर्ट टू चाइना वर एनर्जी fossil fuel in 2022. In contrast, China's export to Russia were relatively more diversified. This makes Russia's export to China prone to shocks and uncertainties. रसिया का चाइना के लिए जो एक्सपोर्ट होता है उस एक्सपोर्ट का 70% एक्सपोर्ट एनर्जी यानी फॉसिल फ्यूल का होता है। चाइना के एक्सपोर्ट की बात की जाए रसिया के साथ तो ये मोर डाइवर्सिफाइड है। ये कहीं ना कहीं शो करता है कि रसिया और चाइना का जो ट्रेडिंग रिलेशन है वो अनसर्टेन है। Thirdly, not only are Russia's export to China dominated by energy, but a majority of Russia's global energy export are also concentrated in China. ऐसा नहीं है कि रसिया का चाइना के साथ जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ एनर्जी डोमिनेटेड है, बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना एक्सपोर्ट रसिया कर रहा है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना के साथ कर रहा है। दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज द रेवेन्यू फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर हैव कंट्रीब्यूटेड बिटवीन 30 to 50% ऑफ रसियाज एनुअल फेडरल बजट इन लास्ट 10 years। रसिया के लिए एक्सपोर्ट करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज लास्ट 10 ईयर्स से रसिया का जो एनुअल फेडरल बजट होता है उसका 30 to 50% जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके लिए वो एनर्जी सेक्टर से जनरेट होता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर कंट्रीब्यूट अबाउट 20% ऑफ रसियाज जीडीपी। दैट इज वाई चाइनाज इकोनॉमी लार्जली डिपेंड ऑन चाइना नाउ। ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर बात की जाए, रसिया का जो ओवरऑल जीडीपी है उस जीडीपी का 20% के लिए ऑयल एंड गैस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। यही वजह है कि रसिया की इकोनॉमी चाइना पर लार्जली डिपेंड हो चुकी है। फोर्थ, रसिया बिकेम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ हाई प्रायोरिटी गुड्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग वेपनरी लाइक मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड टैंक्स, which are critical to producing machines tool necessary for arms manufacturing during ongoing war with Ukraine.
रसिया चाइना पर हाई प्रायोरिटी गुड्स के लिए कम्प्लीटली डिपेंड हो चुका है। हाई प्रायोरिटी गुड्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग वेपनरी लाइक मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड टैंक्स। वेपन मैन्युफैक्चर के लिए जो हाई प्रायोरिटी गुड्स होती हैं, अब ये वेपन्स मिसाइल्स हो सकती हैं, ड्रोन्स हो सकते हैं, टैंक्स हो सकते हैं, इनके लिए जो हाई प्रायोरिटी गुड्स होते हैं, इनके इंपोर्ट के लिए अब ये चाइना पर डिपेंड हो चुका है। फिफ्थ, ड्यू टू वेस्टर्न सैंक्शन रशिया सप्लाइज टू इट्स ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैव ड्राइड अप। एट दिस टाइम चाइना हैज स्टेप्ड अप टू हेल्प इट्स फ्रेंड। वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से चाइना का जो सप्लाईज था ट्रेडिशनल पार्टनर के साथ वो ड्राइड अप हो चुका है। एट दिस टाइम चाइना एक गुड फ्रेंड के तौर पर आया है। कंपेयर टू 2021 व्हेन हाई प्रायोरिटी गुड्स फ्रॉम चाइना अकाउंटेड फॉर 32% ऑफ रशियाज इंपोर्ट नीड्स, चाइना शेयर सोड 89% 2023। 2021 में जहां रसिया 32% हाई प्रायोरिटी गुड्स का इंपोर्ट चाइना से किया करता था, वहीं 2023 में 89% हाई प्रायोरिटी गुड्स का इंपोर्ट रसिया चाइना के साथ करने लगा। Additionally, China's share in Russia import of critical machine tool has increased from 28% 2021 to 59% 2022। क्रिटिकल मशीन टूल की अगर बात की जाए 2021 में जहाँ 28% इम्पोर्ट रसिया चाइना के साथ करता था, वहीं अब ये 2022 में 59% तक इंक्रीज हो गया। In 2023 almost all of Russia's requirement were sourced from China। 2023 में रसिया की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट चाइना के थ्रू कंप्लीट की जा रही थी। Since over the last few years, China has completely dethroned the European Union as a Russia's primary trade partner. China has absorbed majority of Russia's losses emanating from reduced trade with European Union. This has made Russia's trade figure largely stable despite stringent sanctions from the West. To sum up, China has emerged as Russia's most indispensable partner. लास्ट फ्यू ईयर्स की अगर बात की जाए, चाइना रसिया जिस तरह से कंपेरेटिवली चाइना पर डिपेंड हो चुका है, यूरोपियन यूनियन पहले रसिया का ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर। चाइना ने इसको डीथ्रोन करके अब ये रसिया का प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रसिया को जितना भी लॉस हुआ है, उस लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए चाइना ने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया? रसिया जिस तरह से चाइना की तरफ इंक्लाइंड हुआ है, इसका इंडिया के लिए क्या मीन हो सकता है? डिस्पाइट ऑल द गुडविल दैट एग्जिस्ट इन द इंडिया रसिया रिलेशनशिप, रसियाज जियोपॉलिटिकल गोल्स अलाइन मोर क्लोजली विद बीजिंग देन न्यू दिल्ली। इंडिया और रसिया के रिलेशंस कितना भी गुडविल क्यों ना हो, बट रसिया का जियोपॉलिटिकल गोल अब न्यू दिल्ली को छोड़कर बीजिंग की तरफ अलाइन हो रहा है। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रसिया कॉन्स्टिट्यूट ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिंग चाइना रसिया ट्रेड। चाइना रसिया का जो ट्रेड हो रहा है, अगर उस ट्रेड का रसिया इंडिया के ट्रेड के साथ कंपेयर किया जाए तो इंडिया का रसिया के साथ ट्रेड बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में है। द स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बिटवीन चाइना एंड रसिया इज टू डीप एंड द सिमेट्री इन देयर इकोनॉमिक टाइज इज टू वाइड। इफ रसिया इज गिवन टू ऑप्शन न्यू दिल्ली वर्सेस बीजिंग, रसिया विल चूज बीजिंग। रसिया और चाइना के बीच स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इतना डीप हो चुका है और दोनों कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक टाइज इतना क्लोज हो चुके हैं कि अगर रसिया को दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, बीजिंग वर्सेस न्यू दिल्ली, तो रसिया डेफिनेटली बीजिंग को चूज करेगा। नेक्स्ट इशू इज रिलेटेड विद मैरिटल रेप। व्हाई इन न्यूज? The central government has opposed the criminalization of marital rape in Supreme Court, stating that matter relating to marital rape needs a comprehensive approach rather than a state legal approach. सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप को अपोज किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि मैरिटल रेप के लिए स्टेट लीगल अप्रोच फॉलो करने की जगह कंप्रिहेंसिव अप्रोच की नीड है। व्हाट इज मैरिटल रेप लॉ इन इंडिया? इंडिया के अंदर मैरिटल रेप लॉ क्या है?
द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डिफाइन मैरिटल रेप एज एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इन लिव इन और मैरिज रिलेशनशिप। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर मैरिटल रेप को डिफाइन किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप या मैरिज रिलेशनशिप में किसी भी टाइप का सेक्सुअल अब्यूज को मैरिटल रेप कहा जाता है। इट ओनली प्रोवाइड फॉर सिविल रेमेडीज। देयर इज नो वे फॉर मैरिटल रेप विक्टिम इन इंडिया टू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट देयर परपेट्रेटर। मैरिटल रेप कि कोई भी अगर विक्टिम है उसके लिए सिविल रेमेडीज तो मिली हुई है, बट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स परपेट्रेटर के अगेंस्ट प्रोविजन नहीं किया गया है। एवोल्यूशन ऑफ सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी नाउ भारतीय न्याय संहिता डिफाइन द एक्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट रेप बाय अ मैन। आईपीसी के अंडर सेक्शन 375 जो कि अब भारतीय न्याय संहिता बन चुका है, मैन के द्वारा जो रेप किया जाता है उसको डिफाइन किया गया है 375 के अंडर। इट डिक्रिमिनलाइज मैरिटल रेप। मैरिटल रेप को डिक्रिमिनलाइज करता है सेक्शन 375। The IPC was implemented in India during British colonial rule in 1860 under the exception clause of 375 of IPC. Sexual intercourse or sexual act by man with his wife, the wife not being minor, is not rape. आईपीसी के सेक्शन 375 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि किसी भी मैन के द्वारा वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल एक्ट किया जाता है, अगर वाइफ माइनर नहीं है तो वो रेप में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर वाइफ माइनर है तो उसको रेप काउंट किया जाएगा। इवन अंडर द न्यू लॉ एक्सेप्शन 2 of section 63 says that sexual intercourse or sexual act by a man with his wife, the wife not being under 18 years of age, is not rape. भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 63 के अंदर एक एक्सेप्शन ये दिया गया है कि अगर वाइफ 18 ईयर्स से कम एज की है, उसके साथ अगर कोई भी सेक्सुअल एब्यूज किया जाता है तो उसको रेप में काउंट किया जाएगा। इट मीन्स 80 ईयर्स से अगर अबव है तो उसको रेप में काउंट नहीं किया जाएगा। Under the first version of the rules, the marital rape exception was applicable to women over 10 years of age. In 1940, this age was raised to 15 years. रूल्स के फर्स्ट वर्जन की अगर बात की जाए तो मैरिटल रेप एक्सेप्शन जो था वो 10 ईयर्स से ज़्यादा था, बट 1940 में इस एज को 15 ईयर्स कर दिया गया था। बट अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक रूल किया था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर मैन के द्वारा किया जाता है अपने वाइफ के साथ, अगर वाइफ 18 ईयर से कम एज की है तो उसको रेप कंसिडर किया जाएगा। 18 ईयर से अबव एज की वाइफ के साथ इसको रेप कंसिडर किया जाएगा, रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। आर्गुमेंट अगेंस्ट क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप। मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसके अगेंस्ट कुछ आर्गुमेंट है। Number one, misuse of law. Misuse of law is a big reason why several jurists, individuals, and even men's right activists have raised alarm over the criminalization of marital rape. इंडिया के अंदर अगर मैरिटल रेप का क्रिमिनलाइजेशन किया जाता है और उसके लिए लॉ मेकिंग किया जाता है तो इंडिया के अंदर जूरिस्ट, इंडिविजुअल्स एंड इवन मेंस राइट एक्टिविस्ट का कहना है कि इस लॉ का सबसे ज़्यादा मिसयूज किया जा सकता है इन फ्यूचर। Statistics cited to argue against the criminalization of marital rape are those of the misuse of 498A, the law that relates to dowry cases. एक्टिविस्ट का कहना है कि जिस तरह से डॉरी केसेस का मिसयूज किया जाता है, डॉरी एक्ट का मिसयूज किया जाता है, उसी तरह से मैरिटल रेप से रिलेटेड जो भी लॉ मेकिंग किया जाएगा उसका भी मिसयूज सोसाइटी के अंदर हो सकता है। नंबर बर्डन ऑफ प्रूफ। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू दैट हैज प्रिवेंटेड मैरिटल रेप टू बी क्रिमिनलाइज्ड। मैरिटल रेप को अगर क्रिमिनलाइज किया जाता है तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि किस तरह से प्रूफ किया जाए कि रेप हुआ है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। In the case of marital rape, one has to consider that intercourse is a part of any marriage. If marital rape itself is criminalized, the question remains who would be burden of proof be on and what would that burden be. मैरिटल रेप के केस में कुछ लोग कंसिडर कर सकते हैं कि इंटरकोर्स यानी मैरिज का पार्ट है, और अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जा सकता है
तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि इसका प्रूफ कैसे किया जाए, कौन प्रूफ करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा। हाउ इज मैरिटल रेप ट्रीटेड अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर मैरिटल रेप को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। As per Amnesty International data, 77 out of 185, 42% countries criminalize marital rape through legislation. एमनेस्टी इंटरनेशनल डाटा के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के अबाउट 185, हालांकि कंट्रीज से ज़्यादा है, बट 185 कंट्रीज में 77 यानी 42% कंट्रीज ने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया हुआ है थ्रू लेजिस्लेशन। ऑस्ट्रेलिया ने 1981 में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया था। साउथ अफ्रीका ने 1993 में क्रिमिनलाइज किया था। कनाडा ने मैरिटल रेप को 1983 में क्रिमिनलाइज किया था। यूएसए ने 1993 में इसको क्रिमिनलाइज किया था। और इन सभी कंट्रीज ने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए लॉ इनेक्ट किए हुए हैं। इन मैनी कंट्रीज इट इज आइदर नॉट मेंशन्ड और इट एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम रेप लॉ। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर मैरिटल रेप को लेजिस्लेशन में या तो इंक्लूड नहीं किया गया है या फिर मेंशन नहीं किया गया है। यूनाइटेड नेशन हैज अर्ज्ड कंट्रीज टू एंड मैरिटल रेप बाय क्लोजिंग लीगल लूपहोल्स, सेइंग दैट द होम इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर वुमेन। यूनाइटेड नेशंस ने कंट्रीज से अर्ज किया है कि मैरिटल रेप को एंड करने के लिए जो लीगल लूप होल्स हैं कंट्रीज के अंदर उसको क्लोज करना चाहिए। और इसने कहा है कि वुमेन के लिए मोस्ट डेंजरस प्लेस जो है वो होम होता है। ऑन कास्टिस्ट प्रोविजंस इन प्रिजन मैनुअल्स by in use. The Supreme Court declared that caste-based discrimination of prisoners, segregation of their work according to caste hierarchy, and the treatment of inmates within prison walls across India are oppressive to fundamental human dignity and personality. सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि प्रिजनर्स के साथ जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट हायरार्की के अकॉर्डिंग जो वर्क का सिग्रेशन किया जाता है, प्रिजन वॉल्स के अंदर इनमेट्स के साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता है, वो उनकी फंडामेंटल ह्यूमन डिग्निटी एंड पर्सनैलिटी के अगेंस्ट है और ऑप्रेसिव है। द कोर्ट डायरेक्टेड द रिवीजन ऑफ प्रिजन मैनुअल्स विद इन 3 मंथ्स। कोर्ट ने कहा है कि 3 मंथ्स के अंदर प्रिजन मैनुअल्स को रिवीजन किया जाना चाहिए। इट ऑर्डर द डिलीशन ऑफ द कास्ट कॉलम एंड एनी रेफरेंस टू कास्ट इन रजिस्टर्ड ऑफ अंडर ट्रायल्स एंड कॉन्विक्ट्स मेंटेन्ड इन प्रिजन। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि रजिस्टर ऑफ अंडर ट्रायल्स एंड कॉन्विक्ट्स जो प्रिजन में मेंटेन किए जाते हैं उसके अंदर जो कास्ट कॉलम है या कास्ट से रिलेटेड कोई भी रेफरेंस अगर मिलता है तो उसको डिलीट किया जाना चाहिए। द कोड अंडरस्कोर दैट मेंबर्स ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स मस्ट नॉट बी सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट। कोड ने ये भी अंडरस्कोर किया है कि जो डी नोटिफाइड ट्राइबल पीपल हैं उनका जो आर्बिट्रेरी अरेस्ट किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये जो प्रोविजंस, ये जो एक्ट्स हैं इनमेट्स के साथ जो ट्रीटमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। सीजे हो ऑथर्ड द जजमेंट रेफर टू आर्टिकल 15(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एनश्राइन्ड द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले आर्टिकल 15 का वायलेशन है। आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया सकता है। डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट पीपल को फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस जजमेंट को ऑथर किया है। CJ held that discrimination among prisoners and distribution of work on the basis of caste amounted to untouchability, which is forbidden under Article 17 of the Constitution. CJ ने कहा है कि प्रिजन के अंदर वर्क का इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कास्ट बेस पर, ये कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी को अमाउंट करता है और अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 के अंदर फॉरबिडन किया गया है। No prison authority enjoy amnesty for unconstitutionality. Degrading labor and oppressive practices violate the right against forced labor under Article 23 of the Constitution. किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के पीपल के साथ अगर पीपल के थ्रू अगर ये ऑप्रेसिव प्रैक्टिस कराई जाती है, लेबर कराया जाता है फोर्सफुली, आर्टिकल 23 के अंदर फोर्सफुली लेबर प्रोहिबिटेड किया गया है और कहीं ना कहीं आर्टिकल 23 का भी वायलेशन है। No scavenger class. Prison manuals and rules which relegate talks like manual scavenging to the lowest caste or refer them to as scavenger class practice untouchability. The court held that prohibition of employment as manual scavenger and their Rehabilitation Act 2023, which prohibit manual scavenging, has a binding effect in prison as well.
इंडिया के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2023, ये एक्ट 2013 में पास किया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन से मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रोहिबिट किया गया है, और इस तरह से प्रिजन के अंदर भी मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं कराया जा सकता। Nations with mineral reserves needed for energy transition. What is issue? The world's energy system is mainly powered by fossil fuels. The transition to a low carbon one will shift from coal, oil, and gas to the mineral needed for soil, solar, wind, nuclear, and other technologies. वर्ल्ड एनर्जी सिस्टम ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा पावर्ड की जा रही है, और पूरा वर्ल्ड चाहता है कि कोल, ऑयल एंड गैस, जो कि फॉसिल फ्यूल मेकिंग करते हैं, फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन किया जाए और सोलर, विंड, न्यूक्लियर एंड अदर टेक्नोलॉजीज को फॉलो करके रिन्यूएबल एनर्जी को एडॉप्ट किया जाए। ज़्यादातर कंट्रीज के अंदर ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। विच कंट्रीज हैव सच मिनरल रिजर्व्स दैट कैन बी माइंड, बिलो वी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच मिनरल। द ग्राफिक शो द शेयर ऑफ वर्ल्ड रिजर्व इन ईच कंट्री। इस इशू के अंदर हम देखेंगे किस कंट्री के अंदर कितना मिनरल रिजर्व है और हर मिनरल का क्या इम्पोर्टेंस होता है, वर्ल्ड रिजर्व कितना है किस कंट्री के अंदर। इससे रिलेटेड हम इस आर्टिकल के अंदर ग्राफिकली कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ईच मिनरल। बॉक्साइट, प्राइमरी सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम, असेंशियल फॉर विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड ट्रांसमिशन केबल्स। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्राइमरी सोर्स है विंड टर्बाइन के लिए, सोलर पैनल्स के लिए, बैटरीज के लिए, इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए, ट्रांसमिशन केबल्स के लिए बॉक्साइट का यूज किया जाता है। वी कैन सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉक्साइट, देख सकते हैं। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा गुआनिया कंट्री के अंदर रिजर्व है, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज क्रोमियम, की फॉर जियोथर्मल एंड कंसंट्रेटेड सोलर पावर यूज्ड इन विंड टर्बाइन एंड फॉर रेडिएशन शील्डिंग इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्रोमियम की अगर बात की जाए तो जियोथर्मल एंड सोलर पावर के लिए इम्पोर्टेंट है, विंड टर्बाइन में इसका यूज होता है। और क्रोमियम की अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान के अंदर ही पाया जाता है, साउथ अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। Cobalt used in consumer electronics, catalyst for the oil industry, resistant metal alloys, critical component in many lithium-ion battery technology। कोबाल्ट की अगर बात की जाए तो कोबाल्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में यूज किया जाता है, ऑयल इंडस्ट्री में एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, मेटल एलॉय रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है। और बात अगर कंट्रीज की जाए तो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर कोबाल्ट मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। कॉपर, क्रिटिकल एलिमेंट फॉर सोलर, फोटोवोल्टेनिक, विंड पावर, बैटरी स्टोरेज एंड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। कॉपर का जो यूज किया जाता है वो सोलर फोटोवोल्टेक में यूज किया जाता है, विंड पावर, बैटरी स्टोरेज एंड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में इसका यूज किया जाता है। कॉपर की अगर बात करें सबसे ज़्यादा चिले के अंदर कॉपर है, पेरू के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, रसिया के अंदर है। ग्रेफाइट, की कंपोनेंट ऑफ बैटरी एनोड्स एंड देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड स्टेशनरी बैटरीज फॉर बैलेंसिंग इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बैटरी के एनोड्स में वर्क करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो कि बैटरी में यूज होता है। बैटरीज के लिए स्पेशली ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर है, ब्राज़ील के अंदर है, मोजाम्बिक के अंदर है, इंडिया के अंदर भी 3.1% है। लिथियम, लिथियम आयन बैटरीज के लिए कोर कंपोनेंट का काम करता है, सबसे ज़्यादा लिथियम चिले के अंदर है। मैग्नीज, जिसका यूज सबसे ज़्यादा सोलर एंड विंड पावर में यूज किया जाता है। लिथियम आयन बैटरीज जो कि इलेक्ट्रिक कार में यूज होती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मैग्नीज का यूज होता है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मोलिब्डेनम, ये एक हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एलिमेंट है, और मोलिब्डेनम सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर मिलता है, यूएस के अंदर मिलता है। निकेल, जो कि लिथियम आयन बैटरीज के कैथोड के रूप में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट का वर्क करता है। इलेक्ट्रिक कार की जो बैटरी होती है उसमें लिथियम आयन कैथोड होते हैं, निकेल उसके लिए इम्पोर्टेंट है। निकेल सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया के अंदर मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। रेयर अर्थ यूज इन विंड पावर फॉर परमानेंट मैग्नेट, विंड पावर में परमानेंट मैग्नेट के तौर पर रेयर अर्थ का यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर है, वियतनाम के अंदर, ब्राज़ील के अंदर है।
Silver, it is most important role in clean energy is in solar photovoltaic and electric vehicles. सिल्वर की अगर बात की जाए तो ये क्लीन एनर्जी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सोलर फोटोवोल्टिक्स में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। सिल्वर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा सिल्वर पेरू कंट्री के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, रसिया के अंदर है, चाइना के अंदर है, इंडिया के अंदर भी कुछ सिल्वर मिलता है। यूरेनियम, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एक प्राइमरी फ्यूल के तौर पर वर्क करता है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान के अंदर है, नामीबिया के अंदर है। मेडिसिन नोबल 2024, Victor Ambros and Gary Ruvkun get the call for a discovery of microRNA. विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रवको को 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया है बिकॉज माइक्रो आरएनए का इन्होंने डिस्कवरी किया है। विक्टर एम्ब्रो एंड गैरी हैव बीन जॉइंटली अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर सोशियोलॉजी by 2024 Nobel Academy. They were awarded the prestigious prize for the discovery of microRNA and its role in post-transcription gene regulation. माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी करने की वजह से इन दोनों को ये प्राइज दिया गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।